मैं रजनीश हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस विद रजनीश कुमार। इस एपिसोड में हम लोग दिवंगत विद्यार्थी जी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है पार्थ प्रतिम मजूमदार और मैं इस चैनल का होस्ट हूँ। एंड सर श्रीमान मिस्टर रजनीश कुमार जो पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी, दैट इज राष्ट्रीय जनता दल के। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल सर को यही है कि दिवंगत विद्यार्थी जी के बारे में बात करेंगे। तो सर टॉपिक आज का क्या है सर, क्या बात करने वाले हैं? आज का टॉपिक है कि मेरे ही गांव के यशस्वी कवि साहित्य मुकुट श्रीमान श्री राम सकल ठाकुर विद्यार्थी जी जो पिछले सप्ताह मंगलवार के दिन स्वर्गवासी हो गए हैं और मेरे काफी करीब थे, रिश्ते में बाबा थे, लेकिन इतने मित्रवत थे जो लगता ही नहीं था कि उम्र में कोई माने इतना बड़ा अंतर है। वो 90 साल की उम्र के थे और मैं 50 साल 40 साल का डिफरेंस है, तब भी माने लगता ही नहीं था। तो उन्हीं माने उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं कह सकते क्योंकि वो तो कहते ही थे कि जीवन तो यात्रा है, प्राण जाना तो केवल शरीर का बदलाव होगा एक नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए। तो ए टीयर ड्रॉप फॉर हिम मीन्स दैट इज ए ट्रेजिक लॉस, क्योंकि मंगलवार पिछले सप्ताह मंगलवार के दिन उनका देहावसान हुआ है और ठीक 5 दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी उनसे। और उस बातचीत में जो उन्होंने कहा था, उनकी आवाज मैंने फिर से मैंने ऐसे लग रही थी कि मैंने उनको बोला भी था कि जो साउंड है उसके डेसिबल से लग रहा है कि यू हैव रिकवर्ड फुली एंड नाउ जस्ट लाइक ए वॉइस इज यंग मैन। तो उन्होंने कहा भी था कि हाँ हाँ लग रहा है कि still I will pull on minimum 10 years and I was quite happy to listen this and suddenly after 3-4 days मतलब मंडे के दिन ही मेरा बायां आंख बहुत फड़फड़ा रहा था। मैंने शकुन माना जाता है, तो मुझे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है। और सडनली जब मैं फोन किया था तो उनके पास गांव के ही बाबू जयनारायण पांडे आते थे, तो पता चला कि ऐसे ऐसे नाउ ही इज नो मोर। और मैंने हमारे ही गांव के माने वो भी काफी यशस्वी समाज शास्त्री है, दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर राजनारायण राय, उनको भी खबर दिया। तो ही वाज आल्सो बेविल्डर्ड कि अरे अभी तो मैंने बातचीत की थी विद्यार्थी जी से और उनके मुंह से तो यही निकला कि एज इफ माय फादर हैज डाइड अगेन। उनके पिता डॉक्टर सूरज गवैया थे, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्हीं के लिए एक श्रद्धांजलि, आज हम उसी पे बात। हाँ जी, डेफिनेटली जी। आज का दिन वैसे ही बहुत खास है क्योंकि आज 31 दिसंबर है 2021 के। और आज के स्पेशल डे पे एक स्पेशल एक इंसान नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। तो ये जो हुआ अचानक कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। इसके पीछे क्या था सर, कैसे हुआ ये? नहीं, उनका जो जीवन था वो तो काफी संयमित जीवन था और वह काफी सलीके से जी रहे थे। तो उनका हेल्थ देख करके तो लग रहा था कि अभी माने कोई दिक्कत है नहीं। और मैंने जैसा कहा 4-5 दिन पहले ही मेरी बातचीत हुई भी थी, माने साउंड वाज सफिशिएंट इनफ टू शो दैट लाइफ फाइन। लेकिन सडनली कह रहे कि ठंडा आ गया था। मैंने बोला भी था कि सर्दी आ रही है, टेक लिटिल प्रिकॉशन। कहने की जरूरत नहीं थी, वो अपने काफी प्रिकॉशन लेते भी थे। और उसी में ठंड लग गया, खांसी हो रही थी, बातचीत में थोड़ा दिक्कत था। लोग कह रहे हैं कि फिर सांस लेने में थोड़ा ट्रबल हुआ एंड ही लेफ्ट दिस ब्यूटीफुल प्लेनेट वंस फॉर ऑल। मैंने हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ही विल लिव लिटिल मोर इयर्स, बट इट वाज ए सडन जस्ट लाइक ए शॉक, not expected that so soon he will go. डेफिनेटली ये जो दुख है ये तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो मतलब जो काफी करीब थे, आप समझ सकते हैं। डेफिनेटली एग्जैक्टली ये तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। फिलहाल ये जो अभी जो लग रहा है कि
वो काफी यशस्वी कवि थे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? कवि जो उनका जो पूरा जीवन रहा है। नहीं, यशस्वी कवि थे। उनकी कविता की जो इवैल्यूएशन है, मैं तो हम्म साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन साहित्य को देख हम्म करके सबसे पहली बार जब उन्हें 2000 में राष्ट्रीय हिंदी सेवा सहस्राब्दी सम्मान दिल्ली में मिला और सेंट्रल मिनिस्टर बीसी रावत साहब के हाथों से, और संजोग की बात थी उस दिन मैं और डॉक्टर आशुतोष राय दोनों लोग मौजूद थे। तो ओके। उस दिन मैंने देखा कि उन्होंने जो साहित्य की सेवा की है और उस कविता की हम्म जो समालोचना हो रही थी या आलोचना हो रही थी या उसकी जो लेवल थी, तो हिंदी में जो छायावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद का जो युग रहा हम्म है नवगीत का, तो हम्म नवगीत में इन्होंने हिंदी की बहुत सेवा की। मैंने साधारण भाषा में मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक पोएट से क्या एक्सपेक्ट कर, एक कवि से हम क्या एक्सपेक्ट करते। तो कवि को कहा हम्म भी जाता है कि इट इज मिररिंग द सोसाइटी, मतलब वो समाज का एक हम्म दर्पण है। तो तीन चीजें जो हम एक कवि के कविता से जानना चाहते हैं, पहला, इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल, माने भाषा ऐसी हो हम्म, कि सबको समझ में आए। दूसरी बात ओके। हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि भाषा शुद्ध हो, तो हम्म जिससे कि साहित्य की सेवा हो। क्योंकि भाषा ही अगर कंटामिनेट हो जाएगा, जैसे कोई हिंदी लैंग्वेज का पोएट है, तो हिंदी की अगर हम्म सेवा वह तभी करेगा जब हिंदी के शब्दों का विकास करके उसको समृद्ध करे। और तीसरी बात हम्म थी कि कनेक्शन टू द कंटेम्प्रेरी इशू, मतलब जो समाज में या देश में जो चल रहा है या उसका सॉल्यूशन बता, वो केवल कमेंट नहीं करते, वह उसका हम्म सॉल्यूशन भी बताते। जैसे हिंदी का विकास कैसे हो, तो उन लोग इन्होंने नवगीत पर बहुत, तो मैं ये तीनों स्पेस देखा हूँ कि विद्यार्थी जी के कविता में था कि पहली बात कि भाषा अत्यंत उनकी सरल होती। उन्होंने आग का पौधा भी लिखा था या शब्द गंगा भी लिखा है, तो उस सब में मैंने देखा है कि भाषा अत्यंत उनकी सरल थी। कोई भी आदमी कभी भी कनेक्ट हो सकता है, आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, फैला एक भ्रम जाल है, अपने लगते गैर, बंधु उठाना सीख लो, संभल संभल कर पैर। इसमें आपको तो कुछ नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी बड़ी माने बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसी को हम्म आप हिंदी साहित्य के व्याकरण में मात्राओं पर तौले, तो जैसे कबीर दास के दोहे, वो हम्म बाद के साहित्यकार ने कबीर दास की जो दोहे हैं उसे साहित्यिक हम्म कसौटी पे कसा है, तो कहीं गड़बड़ी नहीं पाया गया। ये बड़ी बात है, कबीरदास के दोहे में इसी तरह से विद्यार्थी जी के कविताओं में यह देखा है कि जो हिंदी साहित्य के हिसाब से सरल भी है, जो मैंने आपको कहा, और सुगम भी है, लेकिन हिंदी साहित्य को समृद्ध भी करता है। तीसरी बात, एक कंटेम्प्रेरी इशू, चाहे सोशल इशू हो, हम लोग कहते भी थे कि कभी समाज में और सिनेमा के बीच या संगीत के बीच एक कनेक्टिंग लाइन होता है, तो नवगीत के माध्यम से उन्होंने इस बात को काफी उठाया भी है। जैसे मैंने एक बात आपको अभी बताया ही था, आपने सुना, और भी देख सकते हैं। हम्म, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल इशू पे कहा कि हे अच्छा। बापू देखो क्या है हाल, लाओ जवाहरलाल संग जयप्रकाश को। तो इस माध्यम से उन्होंने एक इंडिकेट करने की कोशिश की है, ये साफ है कि पंडित नेहरू और जेपी दोनों को कहने का मतलब है कि दे आर द पॉलिटिकल आइकॉन। किस क्यों आइकॉन? दे आर द लर्नेड पर्सन, विद्वान। उनका कहने का इशारा है कि राजनीति में जो शिखर पर पुरुष हो वो काफी पढ़े लिखे। साथ ही पंडित नेहरू ग्राउंड टू अर्थ थे, जयप्रकाश नारायण ग्राउंड टू अर्थ थे, तभी तो जयप्रकाश नारायण ने 2 बार क्रांति, एक बार स्वतंत्रता से पहले, एक बार स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने 74 में आंदोलन करके इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को हटा ही दिया। तो कोई इशू हो, तो हर तरह से मैं ये देख रहा था कि जो पोएट का स्पेस है और जैसा होना चाहिए उस पर वो खड़ा था। तो काफी उनकी जो कृति थी, और इसके लिए उन्हें काफी सम्मान भी मिला है।
2000 में जो उन्हें साहित्य सेवा सम्मान मिला था तो मैंने आपको बताया ही। और भी काफी सम्मान मिले हैं, जैसे मैं एक दो का नाम याद करके अभी आपको बता रहा हूँ। और साहित्य सम्मान मिला था, फिर उन्हें राष्ट्रीय दिनकर शिखर साहित्य सम्मान मिला 2002 में। हिंदी सेवी सम्मान पानीपत से भी मिला। फिर उन्हें भारतीय रेल से माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान मिला है। फिर उन्हें गोपाल सिंह नेपाली राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिला। रेलवे से 1976 में तुलसी पुरस्कार माननीय श्री रमाकांत पाठक साहब के हाथ से मिला। और सबसे बड़ी बात थी, जब साहित्य अकादमी नई दिल्ली में रिफेसिमेंटो इंटरनेशनल नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक बुक प्रकाशित हुई थी, जिसमें हु इज हु, हिंदी साहित्य में कौन बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, उन नामचीन लोगों में विद्यार्थी जी का नाम था और हमारे गांव के नाम के साथ उनके फोटो के साथ प्रकाशित हुई है। यह एक साहित्यिक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो थे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि थी। और इन्होंने कई किताबें लिखी है, भावगंधा, किरणमयी, शब्द गंगा, आग का पौधा। और मैंने तो अपने आंखों से देखा है, बहुत सारे रचनाएं ऐसी थी जो प्रकाशित नहीं हो पाई, तब भी उन्होंने काफी किया साहित्य को समृद्ध, खासकर नवगीत के माध्यम से। हाँ जी बिल्कुल। तो साहित्य में उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो साहित्य में उन्हें किस युग के प्रवर्तक माने जाएंगे? जो आने वाली पीढ़ी है तो उन्हें क्या माने जाएंगे साहित्य में, जो जो भी उन्होंने किया है अभी तक? जैसे माने हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो खास करके बीच का जो समय था जिसमें हरिवंश राय बच्चन ये लोग थे, जो छायावाद था, इसमें ये लोग नवगीत के प्रवर्तक रहे। नवगीत मतलब गीति काव्य लिखी है इन्होंने, जिसमें जो कविताएं हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन का मैं ये बता रहा हूँ, जैसे छायावाद में लिखे थे, मधुशाला था, कब मधुशाला टूटे प्यालों पर, कब शोक मनाता है। लेकिन यह जो नवगीत आया, तो नवगीत में ऐसे कविताओं की रचना शुरू हुई जिसे गीत के रूप में गाया भी जा सकता था, और जिसमें हिंदी साहित्य में उच्चारण, व्याकरण के रूप में शुद्ध और समसामयिक भाषा, और गीत का भी इसलिए क्योंकि ऐसे सरल भाषाओं का प्रयोग हो जिससे कि लोग उसे इजीली समझ सके। जैसे पहले का मैं कुछ कविता का उदाहरण देता हूँ। जैसे एक हम लोग पढ़ते थे, हिमालय पे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। तो माने काफी स्पष्ट शब्द है, सिंबॉलिक भी है और तुरंत समझ में भी आता है। फिर इनके शिवमंगल सिंह सुमन की कविता थी, कहीं भली है कहीं भली है कनक कटोरी, कहीं भली है कनक कटोरी, सॉरी, कहीं भली है कटुक निवारी, कनक कटोरी की पिंजरा से नीर न दो चाहे टहनी को, लेकिन उछल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब पिंजरा में बंद पक्षी के बारे में वो कह रहे थे कि कनक कटोरी में जो उसे दिया जाता है खाने के लिए, उससे कहीं भला है कटुक निवारी। तो जैसे ये सब है कि तुरंत समझ में आ जाता है, सरल भाषा है। इसी तरह के कविताओं के प्रवर्तक में विद्यार्थी जी हैं। लेकिन विद्यार्थी जी के कविता में एक बड़ी बात क्या है, उन्होंने 52 से लिख रहे हैं, तो उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जो हिंदी साहित्य के मुकुट मणि सब है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, बुद्धिनाथ मिश्र, इन बड़े बड़े लोगों की उन्होंने, सबसे बड़े तो सबसे उनके क्लोज मित्र थे जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले, फिर तरुण रामावतार, तरुण पोद्दार, समस्तीपुर के डॉक्टर हरिवंश तरुण। तो जो हिंदी साहित्य में बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक जितने बड़े बड़े नाम थे, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी उनको मिलने का मौका मिला था, एक कहानी भी सुना रहे थे। तो इस तरह से निराला जी, इन सब, निराला जी के तो काफी करीब थे जानकी वल्लभ शास्त्री, ये मुजफ्फरपुर में।
तो शास्त्री जी से वो काफी प्रभावित थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक काकोली करके संस्कृत में एक बुक लिख दी थी। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में पुराने और नवीन पूरे युग को समा रहे थे अपने कविताओं में और देख रहे थे, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम उन्हें नवगीत का प्रवर्तक मानते। डेफिनेटली। तो यहाँ पे अभी हम आते हैं कुछ संस्मरण करने के लिए, जो कि क्योंकि उनका देहांत हो गया, तो कुछ संस्मरण किया जाए सर। संस्मरण माने ये था कि बातचीत में, साहित्यिक भंडार में, माने ही वाज ए टॉकिंग डॉक्यूमेंट ऑन इंडियन लिटरेचर, इन नॉट इंडियन, एटलीस्ट हिंदी लिटरेचर। कहने का मतलब, और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों की संगति की, इसीलिए माने यस सर। उनको इतना नॉलेज था, इतना वो विद्वान थे। माने एक विद्वान को भी एसेस करने के लिए आदमी के लेवल में एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, तो अब उसको समझने के लिए किसी को शहनाई का ट्यून पता होना चाहिए, नहीं तो बाकी को लगेगा कि क्या एग्जैक्टली लोग बजा रहे। तो विद्यार्थी जी में इतनी लेवल थी, लेकिन माने एक फिलोसफर लेवल का लिटरेचर में उनका पकड़ था। लेकिन वो उर्दू भी जानते थे, ही वाज स्पीकिंग वेरी फाइन इंग्लिश ऑल्सो। और अंग्रेजी बोलते समय जो मुझे सबसे माने टचिंग पॉइंट्स लगता था कि प्रोनाउंसिएशन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पेलिंग। और इतनी उम्र होने के बाद, जैसे मैं अभी जानकी वल्लभ शास्त्री जी का नाम ले रहा था, फिर बीच में मुझे थोड़ा भूल भी रहा था, लेकिन 80-90 साल उम्र हो गई थी, एक एक बात अच्छे से याद, मेमोरी इतना फाइन था उनका। 2-4 संस्मरण में सुना देता हूँ। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी साहित्य में बड़े नाम है, वहां से शांति निकेतन से आए थे, बीएचयू में हिंदी के प्रोफेसर बने। और उनके आसपास उन दिनों नामवर सिंह, हिंदी साहित्य के बड़े समालोचक हुए, जिनकी मृत्यु हो गई है, आसपास रहते थे। तो एक बार वो जयनारायण पांडे से मिलने गए थे वहीं पे बीएचयू में। तो जयनारायण पांडे अब कितने बड़े विद्वान थे, वहाँ विद्यार्थी जी भी थे, उनके सामने में कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कि आप शांति निकेतन से आप बीएचयू आ गए हैं, तो अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ली। अब आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको हिंदी साहित्य का सलाहका पुरुष माना जाता है, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान, और उनको कहा जा रहा है आप पढ़ लिख लीजिए बीएचयू में आके। तो बीएचयू का लेवल कितना हिंदी साहित्य में है, काशी बनारस में अंदाजा लगा सकते हैं। वो निराला जी से भी मिले थे, और इन्होंने निराला जी को जब प्रणाम किया था कि महात्मा का दर्शन करने आया हूँ, तो निराला जी ने इनको कहा था कि आप भी महात्मा से कम नहीं है, क्योंकि एक महात्मा को दूसरा महात्मा ही खोज सकता है। फिर जानकी वल्लभ शास्त्री जी के साथ तो इतने निकट थे कि प्राय ही मुझे नहीं लगता है कि शास्त्री जी से इतना माने क्लोज टच में बहुत कम साहित्यकार होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शास्त्री जी को राज कपूर साहब ने बुलाया था बॉम्बे में उर्दू सम्मेलन में, मुशायरा था, तो इन्हीं को मंच संचालन की बात कही गई शास्त्री जी को। तो जो बाकी उर्दू के कवि सब थे, उसमें गुलजार भी थे, विख्यात, जो सिनेमा में लिखते हैं गुलजार, आप जानते हैं। लोगों ने कहा कि ये राज कपूर साहब ने क्या कर दिया, शास्त्री जी को उर्दू माने मुशायरा का संचालक बना दिया। लेकिन जब शास्त्री जी खड़े होकर के और उर्दू में मंच का संचालन शुरू किया, बड़े बड़े उर्दू के विद्वान हाथ पड़ा रहे। तो उस समय माने बिहार, उत्तर प्रदेश, जो मैंने पूरा बोला, इसके जितने बड़े कवि, हिंदी साहित्य के साहित्यकार जितने थे, सबों के नाम वो जानते थे, सबसे क्या ऑलमोस्ट वो हिस्ट्री जानते थे। अभी समस्तीपुर से ही बहुत फेमस सिंगर है और सम्मानित है, बहुत सारा उनको सम्मान भी मिला है, श्रीमती शारदा सिन्हा जी। उनके बारे में भी किसी भी लिटरेचर से रिलेटेड आदमी के बारे में बोलिए, ए टू जेड बात बता, मैंने अब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ही इज ए टॉकिंग डॉक्यूमेंट, ही वाज टॉकिंग डॉक्यूमेंट, एंड विथ एब्सोल्युटली एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि कहाँ किसने। जैसे मैंने एक बार पूछा था शारदा सिन्हा जी के बारे में, तो कहाँ पढ़ा, उनकी कहाँ शादी हुई,
कैसे उन्होंने इसमें सिंगिंग में आए, कहाँ प्रोफेसर हुए, क्या सारी बात। उनके अभी काफी क्लोज मित्र सब भी थे, परमानंद प्रभाकर जी, अभी एक किशनपुर के सुरेंद्र राय, वो नए किताब लिख रहे थे। तो इस तरह से इतना बड़ा लेवल पे रहते और वो गांव में रहते थे, आप समझ सकते हैं कितना जीवट, how much inner strength he was having, he was living alone। and कई बार डिस्कशन हुआ तो इस बात को कहते थे कि there is a difference between loneliness and aloneness। if you command over the aloneness तो एकांत प्रिय हो जाता है तो that is called solitude, and people enjoy the solitude to do something for the literature। तो हमारे गांव में बरसात में क्या माने बाढ़ आ जाती है, माने जीना बहुत ही 5-6 महीना तो काफी दुष्कर है, और उस समय रहते थे लेकिन यू आर सेटिस्फाइड, और बांसुरी भी बजाते थे। तो सबसे बड़ी बात है इतना लंबा जीवन सम्मान के साथ, माने ही लिव्ड द लाइफ विद डिग्निटी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज्यादा उम्र होने से लोग आइसोलेट फील करने लगता है, पीपल स्टार्ट फीलिंग डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहने लगता है। ये सब मैंने कभी नहीं देखा। और बातचीत के लहजे में ज्यादातर सब जानते हैं कि लोग ज्यादा एजेड होने से चिड़चिड़ा होने लगता है, उसकी भाषा बिगड़ने लगती है। माने द डे एंड डे ही वाज बिकमिंग ओल्ड, माने ही वाज बिकमिंग वेरी वेरी कोल्ड। आई कैन से लैंग्वेज इज ऑलवेज टू सॉफ्ट, एंड वंस टॉकिंग ही विल टॉक एज इफ ही इज चाइल्ड। तो मैं उनको कहता भी था कि आई फील कि आफ्टर सर्टेन एज a old man is not old man, he is a child and he should be treated like a child। the way माने there was some sort of you can say जैसे बच्चों में नहीं आ जाता भोलापन, किसी बात का जिद्दीपन, ऐसा हो गया था। मैंने उनको बोला भी था कि अभी फरवरी में बसंत में सरस्वती पूजा के बाद एक सम्मेलन करेंगे जिसमें कविता का उनके कृतियों का आलोचनात्मक संगोष्ठी होगी। और उसमें उन्होंने मुझे बोला भी था प्रभाकर जी से संपर्क करने के लिए, क्योंकि उनके काफी क्लोज मित्र थे जगता के रविंद्र ठाकुर, पहले वो करते थे चल बस। हमने फरवरी में प्लानिंग किया था, जस्ट 5 दिन पहले। अनफॉर्चुनेटली बेला शेष, जीवन के संध्या काल कब आ जाए। वो बच्चन जी के कविता कहते थे, माने हिंदी में वो कहते थे, इंग्लिश में कहते थे, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर इट, कि माने don't know when the ship will anchor at the which shore। just 4 or 5 days earlier I talked to him and sounds and words were so fun, and suddenly I came to know his name। लेकिन विद्यार्थी जी की जो कीर्ति उसके नाम से साहित्य में बहुत बड़ी कीर्ति है। बिहार उत्तर प्रदेश माने हिंदी साहित्य में बड़े बड़े साहित्यकारों के जैसे उन्होंने साहित्य की सेवा की है, और गांव का नाम काफी है। यस डेफिनेटली। तो आखिरी में आते हैं आपके श्रद्धांजलि के करीब, लाइक श्रद्धांजलि है आपका आखिरी जो क्वेश्चन है, तो श्रद्धांजलि में क्या है सर? श्रद्धांजलि में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माने बड़े लोगों को याद करने के लिए कुछ बड़ी चीजें होती है, तो हिंदी साहित्य तो इस विभूति को तो याद रखेगा ही, और उनकी पुस्तकें जो किरणमयी और भावगंधा आई थी, ये कोर्स में पढ़ाई गई थी, तो साहित्य संसार तो उन्हें याद रखेगा ही। जो हम लोग साहित्य से जुड़े आदमी तो हम लोग तो याद रखेंगे, लेकिन बड़े बड़े साहित्यकारों के लिए मैंने देखा, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे शास्त्री जी हो, उनके घर को निराला भवन सरकार ने किया है। उन्होंने गांव में पुस्तकालय की स्थापना में उनकी बड़ी योगदान थी। मैंने अर्ली चाइल्डहुड यूनिवर्सिटी, तो मैं कह रहा हूँ कि गांव में कम से कम उनके घर तक जाने का एक जो रास्ता है, एटलीस्ट दैट रोड वी शुड नेम ऑन हिज नेम। मैंने वो स्ट्रीट है, एक पथ जिसका नाम हम लोग रख दे, कवि राम सकल विद्यार्थी पथ, जो उनके घर तक जाती है। पुस्तकालय के पास से एक मोड़ है जहाँ से उनके घर तक जाती है, तो या पुस्तकालय का नाम हो जाए कविराम सकल विद्यार्थी पुस्तकालय, या जहाँ वो पढ़े हैं
नामापुर स्कूल में एक चेयर उनके नाम पर हो, माने एक इस तरह से माने विलेज शुड पे सम होमेज, उनके प्रति गांव के तरफ श्रद्धांजलि हो कि बंदा माने हर तरह से इतने जीवट के साथ इतनी उम्र तक साहित्य की सेवा करते रहा, तो एक कम से कम एक स्ट्रीट का नाम उनके नाम पे जरूर होना चाहिए कि डॉक्टर राम सकल विद्यार्थी स्ट्रीट। मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है। वैसे हम लोग तो याद करेंगे ही, एंड वी फील द ट्रेजिक लॉस। डॉक्टर आसमान राय भी बोल रहे थे, इट इज जस्ट लाइक ए डेथ ऑफ माय फादर, आई थिंक। यही मेरी श्रद्धांजलि। यस डेफिनेटली, सर्टेनली हाँ जी, अप टू द गॉड। आदमी तो चला गया तो उसका तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं? नाउ इट इज इन हैंड ऑफ द गॉड, ही विल टेक इट फॉर यू, है कि नहीं? Nothing to say, but he was there most surprising and the most I say mesmerizing things which I not only me, बहुत सारे लोग उनसे मिले। मेरी तो सारे साहित्यकारों से बातचीत होती थी जिनसे वो मिले थे। राम लखन बाबू थे, और भी समस्तीपुर में जाता था तो गुवाहाटी भी आए थे। तो यहाँ एक लेडी मैना थी, जो जिन्होंने उनको बुलाया था, तो माने एक टी पार्टी के लिए तो आए थे। वैसे रेलवे के तरफ से सब एवरीबॉडी वाज फॉन्ड ऑफ ही, एवरीबॉडी वाज फॉन्ड ऑफ, पीपल वर ऑलवेज क्यूरियस। उनकी जब कविता प्रवाह होती थी तो लंबी भी होती थी, तो लोगों को उबाऊ नहीं लगती। हाँ जी, धन्यवाद।